मैं एक लंबी भूमिका के साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी पत्नी और मैंने अभी अभी एक रेस्क्यू डॉग को गोद लिया था। एक शांत भूरे रंग का मिला जुला नस्ल वाला डॉग जो किसी भी चीज पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया देता था। वो डरा हुआ नहीं था, बस अजीब तरह से शांत था। शेल्टर वालों ने कहा था कि वो कभी भौंकता नहीं, कभी परेशानी पैदा नहीं करता। हमारा घर खाली खाली सा लगता था और एक शांत डॉगी एकदम सही था। पहली रात वो हमारे बिस्तर के पास सोया। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। वह सुबह तक बिल्कुल उसी स्थिति में रहा। जब हम किचन में गए तो हमने देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला था। हमें पक्का यकीन था कि हमने सोने जाने से पहले उसे लॉक कर दिया था। हमने एक दूसरे को दोष दिया, फिर हंसकर बात टाल दी। ये मजाकिया नहीं था, लेकिन ऐसा नाटक करना कि ये मजाकिया था चीज़ों को आसान बना देता था। मैंने खिड़की को फिर से लॉक किया, यकीन करने के लिए उसे जोर जोर से धक्का दिया। अगली रात वही चीज़ हुई। सुबह खिड़की फिर से खुली हुई थी और वो डॉग उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हर सुबह होने लगा। रात में बंद, सुबह खुली। मेरी पत्नी ने कहा कि शायद फ्रेम ढीला था, इसलिए मैंने उसे हिलाकर और धक्का देकर चेक किया। पटकने पर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो डॉग बस वहीं बैठा रहा, मुझे देख रहा था जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो हम नहीं जानते थे। असली घटना होने से पहले घर बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। डरावना नहीं, बस इस तरह से खाली कि हर आवाज अलग से सुनाई देती थी। वो डॉग इधर उधर टहला, लेकिन कभी भौंका नहीं। उसने हमें कभी किसी ऐसी चीज के बारे में चेतावनी नहीं दी जिसने मुझे खिड़की से ज्यादा परेशान किया हो। एक देर रात मुझे प्यास लगी और मैं किचन में गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कोई खुली खिड़की नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं। मैं वापस बेडरूम की ओर चला गया। अपनी चिंता के लिए खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं लिविंग रूम से गुजरा, मैंने पीछे के दरवाजे का पर्दा हिलाते हुए देखा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद ये डॉग ही था, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं था, वो मेरे आसपास नहीं था। लिविंग रूम में कदम रखने से पहले मेरे शरीर में कुछ तनाव सा महसूस हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि मैं जो कुछ भी देखने वाला था उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर आगे बढ़ा, क्योंकि स्थिर खड़े रहना और भी बुरा लग रहा था। हमारे घर के अंदर एक आदमी था, लंबा, पतला, गंदे कपड़े, लंबे बालों से ढका हुआ चेहरा। वो दराजों की तलाश नहीं ले रहा था या इधर उधर नहीं देख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़े होकर डॉग के खाली बिस्तर की ओर मुंह किए हुए था। उसकी सांसें अस्थिर थीं, लगभग कांप रही थी। मैंने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। मैं पीछे से उस पर झपटा, उसे गिराने की कोशिश करते हुए। जैसे ही मैं झपटा, डॉग अंधेरे से बाहर भागा और पहले मुझसे टकराया, बहुत जोर से। इससे मैं सीधे फर्श पर गिर गया। मेरी कोहनी गलत तरीके से मुड़ गई और दर्द इतनी तेजी से उठा कि मेरे सीने में जकड़न महसूस होने लगी। घुसपैठिए ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी हुई और अस्थिर थीं। उसने मुझे कॉलर से पकड़ा और किसी भारी चीज से मेरे चेहरे पर दे मारा। उस चोट से मेरी आंखों के सामने सब कुछ हिल गया और मैं अपनी करवट पर गिर गया। डॉग हमारे बीच रहा। वो मुझ पर गुर्रा रहा था, उस पर नहीं। मेरी पत्नी आवाज सुनकर जाग गई और हमारी ओर भागी। घुसपैठिया उस पर ऐसे बढ़ा जैसे वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो। वो एक छोटा सा ठहराव था जहां हम तीनों उसे घूर रहे थे, जैसे हम इंतजार कर रहे हों कि वो क्या करने का फैसला करता है। उसकी सांसें भारी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो फटने के लिए तैयार लग रहा था। मेरी पत्नी ने सबसे नजदीकी चीज, एक फूलेदान पकड़ी और घुसपैठिए के सिर पर दे मारा। टकराते ही फूलदान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो लड़खड़ाया और अपने हाथों और घुटनों के बल गिर गया। उसके माथे से खून टपक रहा था। उसने खुद को ऊपर उठाया और पीछे के दरवाजे की ओर तेजी से भागा। मेरी पत्नी दीवार से चिपक गई, कांपते हुए। मैंने उसके पास से गुजरते समय उसका टखना पकड़ लिया। मैंने जोर से चीखा और वो फर्श पर सपाट गिर गया। उसने आगे रेंगने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दबाए रखा। मेरी पत्नी ने कहा कि वो पुलिस बुला रही है। ये सुनकर घुसपैठिया वहीं जम गया। उसके हाथों ने संघर्ष करना बंद कर दिया।
उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया। फिर वो रोने लगा। उसके बोलने से पहले वहां एक भारी सन्नाटा छा गया। कोई हलचल नहीं, कोई डॉग नहीं, कोई गुर्राहट नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। वो बस आंसुओं के बीच सांस ले रहा था। किसी को इस तरह से रोते हुए सुनना अजीब लग रहा था जब उसने आप पर हमला किया हो। वो पूरी तरह टूटा हुआ था। वो पूरी तरह टूट गया था। उसने बताया कि उसे कुछ महीनों पहले जेल से रिहा किया गया था। उसने कहा कि वो खाना चुराने के जुर्म में जेल गया था। वो बार बार माफ़ी मांगता रहा, हम पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि घर के अंदर आने के लिए। उसने कहा कि वो परेशानी नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो वापस जाने से बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि वो कुत्ता उसका था, कि जेल जाने से पहले उसने ही उसे पाला था और उसके गिरफ्तार होने के बाद किसी को वो कुत्ता इधर उधर भटकते हुए मिला होगा। उसने कहा कि वो उसे वापस लेने यहाँ नहीं आया था, वो बस उसे एक बार देखना चाहता था। कुत्ता उसके पास रेंगता हुआ आया और अपने सिर उस आदमी के चेहरे पर टिका दिया। मेरी पत्नी ने एक शब्द भी नहीं कहा, मैं भी नहीं कह सका। मैं बस उस आदमी को पकड़े रहा जबकि वो अपने हाथों में मुंह छिपाकर रो रहा था। सायरन की आवाज़ तेज होती गई। कोई फैसला लेने से पहले मैंने कुत्ते की ओर देखा। वो भ्रमित या डरा हुआ नहीं था। वो बिल्कुल निश्चित लग रहा था, जैसे ये आदमी उसके लिए अजनबी ना हो। घुसपैठिए ने फुसफुसाते हुए कहा कि अब उसके पास नौकरी है, वो खतरनाक नहीं है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा कि वो जानता है कि घर में घुसना गलत था, लेकिन वो अपने डॉगी को दोबारा देखे बिना मरना नहीं चाहता था। मैंने उसका टखना छोड़ दिया। मैंने उसे पुलिस के आने से पहले चले जाने को कहा। मेरी पत्नी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वो आदमी पहले दंग रह गया, फिर डर गया, फिर इस कदर आभारी दिखा कि उसे देखना दर्दनाक था। वो धीरे से खड़ा हुआ, अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछा और कुत्ते के पास गया। कुत्ता बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चल दिया। कोई भौंकना नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक खामोश भरोसा। वे अंधेरे आंगन में गायब हो गए। पुलिस कुछ मिनटों के बाद पहुंची। मैंने एक नकली हुलिया दिया। महीने बीत गए, खिड़की फिर कभी नहीं खुली। कुत्ते के बिना घर थोड़ा भारी महसूस होता था, लेकिन हमने इस बारे में बात नहीं की। कुछ चीजों को अनछुआ छोड़ देना ही आसान होता है। एक दोपहर मैंने सड़क के पार एक आदमी को देखा, साफ कपड़े, पहले से सेहतमंद। कुत्ता उसके बगल में बैठा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसने एक छोटा सा हाथ हिलाकर इशारा किया। मैंने जवाब में अपना सिर हिलाया और बस वहीं बात खत्म हो गई। सब कुछ बस एक बाढ़ की वजह से शुरू हुआ। हमें उस घर में रहते हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। एक छोटा सा घर, दुनिया से कटा हुआ इलाका। उस रविवार को मैं और लाना बैकयार्ड की मरम्मत कर रहे थे। पुरानी लकड़ी की बाड़ गल चुकी थी, तो हमने नई लकड़ियां और सीमेंट की बोरियां खरीदी। कुछ भी असामान्य नहीं था। हम बस अपने और पड़ोसियों के बीच एक रेखा खींच रहे थे। हम किसी से मिलने नहीं आए थे जो कुकीज लेकर पड़ोसियों के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन इस दोपहर तक हमने अपने बगल वाले घर में किसी को देखा तक नहीं था। पर्दे हमेशा बंद रहते, सामने का लॉन बिखरा हुआ, रात में कोई रोशनी नहीं। हमने मान लिया था कि घर खाली है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बाड़ के बीच की लकड़ियों को फिट कर रहा था जब मुझे महसूस हुआ कि लाना मेरे पीछे रुक गई है। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, एक लकड़ी पकड़े हुए किसी चीज को घूर रही थी। मैंने मुड़कर पूछा कि क्या हुआ, और उसकी नजरें फॉलो करते हुए उस खिड़की की तरफ देखा। पड़ोसी की घर की दूसरी मंजिल की खिड़की, पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ था। कोई हमें देख रहा था, सिर्फ आंखें बिना पलक झपकाए, बर्फ जैसी ठंडी। मैं सहज होकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कोशिश की कि असभ्य न लगूं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ सेकंड्स बाद पर्दा बंद हो गया। लाना ने कुछ नहीं कहा और फिर से काम में लग गई, लेकिन वो एहसास जैसे हमने वहां होकर ही कुछ गलत कर दिया हो, वो बना रहा। शाम तक हमने आधी बाड़ पूरी कर ली थी। ये मजबूत थी, तूफान भी झेल जाती। लाना नहाने चली गई और मैंने पीछे बैठकर बियर की बोतल खोल ली। सूरज ढलने वाला था
और चारों ओर रात की चुप्पी उतरने लगी थी। तभी धप की आवाज आई बाड़ की दूसरी तरफ से। फिर एक धप और फिर एक और। मैं उठा और सोचा कि कोई चीज गिरी होगी या जानवर होगा। जब मैंने एक दरार से झांका, मैं वहीं जम गया। पड़ोस की औरत अपने बैकयार्ड में थी, हाथ में भारी सा स्लेज हैमर लिए हुए, बाल बिखरे हुए, पसीने से भीगी हुई टी शर्ट, और वो पूरी ताकत से बाड़ पर वार कर रही थी। पहले ही चोट में एक लकड़ी टूट चुकी थी, लेकिन वो रुकी नहीं, लगातार मारती गई। ना कोई चेतावनी, न चीख, बस पागलपन भरी ताकत। मैं चिल्लाया, अरे रुको, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने ऊपर देखा तक नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मैंने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बार बार चिल्लाया। आखिरकार वो रुकी, गहरी सांसें ली, आंखें फटी हुई। उसने टूटी बाड़ को ऐसे देखा जैसे उसने उसका अपमान किया हो। फिर बिना एक शब्द कहे वो पलटी और घर के अंदर चली गई। दरवाजा जोर से बंद किया। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया। 20 मिनट में पुलिस आ गई। दरवाजा खटखटाया, आसपास देखा, कोई नहीं, घर खाली लग रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और कहा बाद में लौटेंगे। वो कोई मदद नहीं कर सके। मैंने उस रात वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी, बस सबूत के लिए, भविष्य के लिए। मुझे नींद नहीं आई। उसका चेहरा, वो वार, वो सब याद आता रहा। रात के 2 बजे मैं सोने चला गया। फिर चीखते हुए उठा। दर्द ऐसा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मेरी दाहिनी टांग टूट चुकी थी, हड्डी बाहर निकली हुई, चारों ओर खून। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने उसे देखा, हमारे बिस्तर के पास, वही औरत, हाथ में हथौड़ा लिए, सांसें जानवर जैसी। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक टेढ़ी गुस्से से भरी मुस्कान। लाना भी उठी और घबरा कर सांसें लेने लगी। औरत ने हथौड़ा ऊपर उठाया जैसे कुछ भी नहीं। चुप रहो, हिलो मत, अगर फिर चिल्लाए तो मैं दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। हम हिले तक नहीं। वो पास आई, अब भी हथौड़ा हाथ में लिए। मेरी टांग से खून बहता रहा, चादरें भीग गई थीं। वो झुकी मेरे चेहरे के करीब। वीडियो डिलीट करो अभी, वरना तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। मैंने कांपते हाथ से फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने छीन लिया, स्क्रॉल किया, हाथ पसीने से भीगे हुए, लेकिन परवाह नहीं। उसने स्क्रॉल किया, टिकटॉक खोला। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हजारों व्यूज, कमेंट्स, शेयर्स। वो चिल्लाई जोर से, पागलों की तरह। उसने फोन दीवार पे दे मारा और हथौड़ा फिर से उठाया। वो वार करने ही वाली थी कि लाना बिस्तर से कूदकर उस पर टूट पड़ी। दोनों अलमारी से टकराए। हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर फिसल गया। दोनों जूझने लगे। औरत ने लाना का गला पकड़कर दीवार से पटकने की कोशिश की, लेकिन लाना ने पीठ में लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। मैं बिस्तर से उतरने की कोशिश में नीचे गिर गया। टांग में दर्द से चीख पड़ा। औरत ने मुड़कर हथौड़े की तरफ दौड़ लगाई। लाना ने उसका टखना पकड़ लिया। वो गिर गई, जोर से टकराई। औरत ने हाथ बढ़ाया, आंखें बंद करके वार किया। हथौड़े का पिछला सिरा लाना की पसलियों में लगा। लाना करहा उठी। औरत उठ खड़ी हुई, चेहरा लाल, सांसें तेज। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़ी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। वो मुझे मारने वाली थी। मैं बमुश्किल से होश में था, दर्द से कराहता हुआ। उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन मैंने साइड टेबल में लैंप उठाया और जितनी ताकत थी उसके चेहरे पर दे मारा। वो लड़खड़ा गई, नाक से खून बहता हुआ। लाना ने घिसटते हुए उसके बाल पकड़े और उसका सिर बेड की फ्रेम से दे मारा। औरत चिल्लाई और पलटकर लाना के सिर पर लकड़ी के हैंडल से वार किया। लाना गिर गई, उसकी आंखें उलट गई। मैं समझा कि शायद वो मर गई। औरत फिर उठी, चक्कर खा रही थी, लेकिन गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, हथौड़ा घसीटते हुए। मैं बस सांस ले पा रहा था।
हाथ खून से भीगे हुए। कुछ भी तलाश कर रहा था जो फेंक सकूं, जो बचा सके, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ कपड़े, वायरें, फालतू चीजें। उसने आखिरी बार हथौड़ा उठाया। मैं खड़ा, और तभी मैं टूट पड़ा। मैं खड़ा हो गया, एक टांग पर, दर्द से चीखा, लेकिन रुका नहीं। मैं भी चिल्लाया, जितना जोर से हो सके चिल्लाया, और उस पर झपट पड़ा। वो तैयार नहीं थी। मैं उसे पूरी ताकत से धक्का मारते हुए खिड़की से टकरा गया। कांच चकनाचूर हो गया। हम दोनों नीचे गिरे, जमीन पर भयानक आवाज के साथ। मेरी पीठ में जलन सी हो गई। मैं हिल भी नहीं सका। वो पास में पड़ी थी, सांसें टूटती हुई, हाथ उल्टा मुड़ा हुआ, चेहरा बालों से ढका हुआ। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पाई। फिर दरवाजा खुला। कोई आदमी चिल्लाया, उसका पति। वो अंडरवेयर में नंगे पांव भाग कर आया। उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। फिर मेरी तरफ देखा। वो रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाकी घरों की बत्तियां जल उठी। लोग बाहर निकले, हाथ में मोबाइल लिए। कोई चिल्लाया, किसी ने पुलिस को बुलाया। सब कुछ धुंधला हो गया। पूरा इलाका लाल नीली बत्तियों से चमक उठा। लाना दरवाजे से बाहर घिसटती हुई आई, अपने पेट को पकड़े कांपती हुई। उसने उस औरत की तरफ इशारा किया। पुलिस वाले दौड़े, डॉक्टर भी आ गए। लोग जमा हो गए, वीडियो बना रहे थे। उसका पति चिल्लाता रहा कि वो हफ्तों से अजीब बर्ताव कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी, कमरे में उसे घुसने नहीं देती थी। वो समझा था कि वो सो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो घर से निकलती भी है। औरत ने कोई विरोध नहीं किया। वो सिर्फ हंसती रही जब तक कि हथकड़ी नहीं लगी, जब तक उसे घसीटते हुए ले जाया नहीं गया। खून से सना चेहरा, फटी हुई टी शर्ट, बस हंसी, आंखें खुली, मुस्कान भटकी हुई, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। उसे गाड़ी में डाल दिया गया। वो अब भी हंस रही थी। मैं हिल नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने लाना का हाथ थामा और बेहोश हो गया। 3 सर्जरीज, टांग में स्टील की रॉड, लाना की 2 पसलियां टूट गई और सिर पर चोट। हम दोनों बच गए, बस इतना कह सकता हूँ। घर बिकने को रखा हुआ है। हम एक होटल में हैं, शांति की तलाश में, जहाँ लोग रात के 2 बजे हथौड़ा लेकर आपका दरवाज़ा ना तोड़ें। उस टिकटॉक वीडियो को 1 करोड़ व्यूज़ मिले। लोग सोचते हैं ये फेक है, स्क्रिप्टेड है, कि हम एक एक्टर हैं। कोई इतना कुछ पाड़ के लिए क्यों करेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वो वहाँ नहीं थे। अब वो औरत एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, दवाइयों के असर में। उसका पति घर छोड़ चुका है। घर से खाली है, पर्दे बंद, बत्तियां कम, पर मैं आज भी हर रात हथौड़े की आवाज़ सुनकर उठ जाता हूँ। मैं अपनी सहेली के घर से निकली तो लगभग आधी रात का समय था। शहर सामान्य से ज़्यादा शांत था। मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि लॉस एंजलिस के लिए यह कितना रेयर था। ना कोई चमकते हुए हॉर्न्स, ना सायरन्स की गूंज। मेरा नाम क्लेयर नवारो है और वो रात डिनर के बाद घर जाने के लिए बस एक सामान्य ड्राइविंग रात होने वाली थी। मैं घबराई हुई नहीं थी। मैंने ये रास्ता सैकड़ों बार पार किया था। मेरी पसंदीदा प्लेलिस्ट चल रही थी। हेडलाइट्स खाली लेन पर सरक रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर मैंने उसे देखा। पहले तो वो रियर व्यू मिरर में सिर्फ हेडलाइट्स का एक जोड़ा था, कुछ भी सामान्य नहीं था, जब तक कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि वे कई मील से वहीं थे। हर मुड़ जो मैंने लिया उसने धीरे धीरे पीछा किया। जब मैं धीमी हुई तो वो करीब आ गया। जब मैंने रफ्तार बढ़ाई तो उसने भी बढ़ाई। मेरे मन ने कहा कि शायद ये कुछ भी नहीं है। जब आप रात में अकेले गाड़ी चलाते हैं तो आप सड़क को दिल की धड़कन की तरह महसूस करने लगते हैं। हर आवाज़ तेज महसूस होती है, टायर, हवा, आपकी अपनी सांस। और मैं कसम खाती हूँ कि उस सन्नाटे में मैं उन हेडलाइट्स को मुझे देखते हुए महसूस कर सकती थी। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। आखिर फ्रीवे लंबा और खाली था, लेकिन फिर उसने वैसे ही लेन बदली जैसे मैंने बदली। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। पहली बार ये एक इत्तेफाक सा हो सकता था, दूसरी बार ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी। इसलिए मैंने उसे आजमाया।
मैं अगले एग्जिट से मुड़ गई, जो बस एक रैंडम मोड़ थी। मेरी योजना शायद किसी ऐसे गैस स्टेशन पर रुकने की जहां रोशनी और कैमरे हों। उसने सिर्फ पीछा ही नहीं किया बल्कि अपनी रफ्तार भी बढ़ा दी। मैं अपने कानों में अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। हर प्रवृत्ति चिल्ला रही थी कि ये सामान्य नहीं है। वो एक गहरे रंग की एसयूवी थी। मैं ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन जिस तरह से वो मेरे पीछे लगा था, मेरे हर मोड़ से तालमेल बिठा रहा था। उसने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। मैं एक अच्छी रोशनी वाली सड़क पर आ गई, ये सोचकर कि वो आगे निकल जाएगा। वो नहीं निकला। इसके बजाय वो ठीक मेरे पीछे धीमा हो गया। हेडलाइट्स तेज हुई, जिससे आईने के जरिए मेरी आंखें लगभग चौंधिया गईं। मुझे अपने सीने में वो ठंडी सिहरन याद है, वैसी वाली जिसमें लगता है कि आप गिर रहे हैं। इसलिए मैंने वही किया जो मैंने सेफ्टी वीडियोस में देखा था। मैंने रैंडम मोड़ लिए, कोई पैटर्न नहीं, कोई स्पष्ट दिशा नहीं। मैं देखना चाहती थी कि क्या वो अपनी दिलचस्पी खो देगा, लेकिन हर कोने पर उसने मेरा पीछा किया। जब मैं एक रेड लाइट पर रुकी तो उसने अपनी गाड़ी ठीक मेरे बगल में लगा दी। मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और वो पल था जब मुझे पता चला कि ये सिर्फ रोड रेज नहीं था, ये कुछ और गहरा और डार्क था। क्योंकि वो चिल्ला नहीं रहा था या हॉर्न नहीं बजा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो। लाइट हरी हो गई, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए हिल नहीं सकी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे। वो मुस्कान, वो वैसी नहीं थी जो लोग सभ्यता के नाते देते हैं। वो उस तरह की थी जो कह रही थी कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले ही चुन लिया है। मैंने गैस दबाया और तेजी से आगे बढ़ी। मेरे टायर इतनी जोर से चीखे कि रेडियो की आवाज डूब गई। मेरे पीछे एसयूवी भी बिना किसी मेहनत के रफ्तार पकड़ते हुए मेरे साथ बनी रही। मैं जिस भी लेन में गई वो वही था। ये सिर्फ पीछा करना नहीं था, ये शिकार करना था। एक मोड़ पर मैंने साइड मिरर से उसकी झलक देखी। उसने अपनी खिड़की नीचे की ओर कुछ चिल्लाया। मैं सुन नहीं सकी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सब कुछ कह दिया। वो गुस्से में नहीं था, उसका मनोरंजन हो रहा था, जैसे ये कोई खेल हो और मैं हार रही थी। मैंने 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। पहली कोशिश नाकाम रही। मैं एक मोड़ चूक गई और एक अंधी गली में पहुंच गई, एक बंद पड़े डाइनर के पास का अंधेरा इलाका। तभी उसकी हेडलाइट्स और तेज हो गई। वो तेजी से करीब आ रहा था। मैं घबरा गई और गाड़ी रिवर्स की, एक कचरे के डिब्बे से टकराते टकराते बची। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मेरी सांसें छोटी और घबराहट भरी हो गई। मेरा कॉल डिस्पैच को लग गया। 911, आपकी क्या इमरजेंसी है? एक कार मेरा पीछा कर रही है, वो 15 मिनट से ज्यादा समय से मेरा पीछा कर रही है। मैम, क्या आप गाड़ी का वर्णन कर सकती हैं? हाँ, ये ब्लैक एसयूवी है, मुझे लगता है कि ये शेवी है। वो मेरे पीछे है। ऑपरेटर ने मुझे नजदीकी पुलिस स्टेशन की ओर जाने को कहा। मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन मैंने कॉल चालू रखा। जैसे ही मैंने सड़क पर रफ्तार बढ़ाई, मेरी आंखें सड़क और आईने के बीच में घूमती रही, जहां वे हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी। एक चौराहे पर मैंने गैस स्टेशन देखा। मैं अचानक अंदर मुड़ गई, ये सोचकर कि अगर वहां कैमरा या लोग होंगे तो शायद वो पीछे हट जाएगा। लेकिन जब मैं रुकी तो वो भी प्रवेश द्वार पर ही रुक गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मैं नहीं निकली। मैंने दरवाजे लॉक किए, हॉर्न दबाया और उसे दबाए रखा। तेज लगातार बेबस आवाज। उस आवाज ने आखिरकार लोगों का ध्यान खींचा। अंदर से कर्मचारी ने उलझन में बाहर झांका और ठीक वैसे ही एसयूवी रिवर्स हुई और रात के अंधेरे में तेजी से भाग गई। एसयूवी के गायब होने के बहुत देर बाद तक मैं वहीं बैठी स्टीयरिंग व्हील पकड़े रही। मेरा हॉर्न शांत हो गया, लेकिन मेरे कानों में वो गूंज बनी रही। गैस स्टेशन का कर्मचारी पास आया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ खाली सड़क की ओर इशारा ही कर पाई। मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। जब पुलिस आई तो मुझे लगा कि शायद वे उसे ढूंढ लेंगे, उस मुस्कान वाले आदमी को जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने मेरा बयान लिया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए और क्लिप को बार बार देखा, लेकिन उसकी नंबर प्लेटें हटा दी गई थी। कोई पंजीकरण नहीं, कोई पहचान के निशान नहीं, बस अंधेरे में एक आकृति, एक ऐसा आदमी जो खुद को मिटाना जानता था। ऑफिसर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। आप ऐसी पहली व्यक्ति नहीं हैं जिसने इस तरह की रिपोर्ट दी है। उसने बताया कि पास के फ्रीवे से भी ऐसे ही रिपोर्ट आई थी, एक काली एसयूवी का देर रात तक पीछा करना। सभी महिला ड्राइवर एक ही बात का वर्णन कर रही थी,
एक ऐसा आदमी जो पीछा करता, देखता और फिर ध्यान आकर्षित होने पर गायब हो जाता। कई दिनों तक मैं सो नहीं सकी। बाहर इंजन की हर आवाज़ मुझे चौंका देती। मेरा रियर व्यू मिरर मेरा जुनून बन गया। मैं हर कुछ सेकंड में उसे स्कैन किए बिना गाड़ी नहीं चला पाती थी। मेरे थेरेपिस्ट ने बाद में इसे अत्यधिक सतर्कता कहा। मैंने इसे बचाव कहा। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने फिर से संपर्क किया। उन्होंने मेरे हुलिये से मेल खाते किसी को पकड़ा था। 40-45 साल का एक आदमी जिसके पास महिलाओं के निजी सामान से भरा एक ट्रक मिला, फोन, आईडीज, यहाँ तक कि कपड़े भी। वो नकली प्लेटों का इस्तेमाल कर रहा था, शहरों के बीच घूम रहा था, अकेली ड्राइविंग करने वाली महिलाओं को निशाना बना रहा था। जब उन्होंने उसका मग शॉट दिखाया तो मेरा दिल बैठ गया। वही मुस्कान, शांत, नपी तुली, जैसे वो पूरा पीछा करना उसके लिए सिर्फ एक प्रयोग था। उस रात मैंने स्नैपचैट, हर राइड शेयर ऐप, यहाँ तक कि अपनी जीपीएस हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। मैंने महीनों तक अकेले गाड़ी चलाना बंद कर दिया, क्योंकि एक बार जब आपका शिकार किया जाता है तो आप सड़क को फिर कभी उस तरह से नहीं देख पाते। पीली स्ट्रीट लाइट्स, अंधेरे मोड़, टायर और डामर की धीमी आवाज़, ये सब याद दिलाती है कि बुराई अब सिर्फ सायों में नहीं छिपती, कभी कभी वो आपके ठीक पीछे चलती है, हेडलाइट्स जलाए हुए, मुस्कुराती हुई।